to 15, first है फिर 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, ठीक 55 है, to मतलब 60. क्लास इंटरवल देखा आपको है ना? और ये तो एज इन ईयर्स है, ऊपर टेबल शोज द patients हम्म, admitted in a hospital during a year. Age in हम्म, years 5 to 40, 5 to 15, हम्म, 15 to 25, 25 to 35, 35 to up to 65. Number of patients 6, 11, 21, 23, 14, 5. तो इसका हम्म, सम करके मीन निकलेगा ना, सम करके इसका तो नंबर ऑफ ये हम्म, डिवाइडेड बाय दिस, तो फिर इसका निकलता है 35.6. हम्म, और मॉडल क्लास इसकी 23 में हो जाती है 35 to 45. फिर उसका हम्म। फॉर्मूला अप्लाई करना है. अल्टीमेटली मीन निकालना ना बस क्वेश्चन में। सर मीन भी निकालना है, मोड भी निकालना है. मॉड भी निकालना है आपको, तो मॉड तो हाँ सिंपल आ जाएगा ना आपके पास में। मॉड तो हाँ, आपका जो क्वेश्चन है, 23 जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही हाँ क्लास इंटरवल बिल्कुल रखना ये बिल्कुल, सर. है ना, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा उसका। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, इसका वही निकला है 35.6. चलिए स्टूडेंट्स, let us come to our class today, and यस we सर. are discussing in the last lecture the topic of correlation. Is it right? कोरिलेशन, यस. So I have explained about the various like types of correlation. Is it positive, negative, and zero correlation? सिंपल, है ना, जीरो मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल, यस सर. एंड तो देखिए हमारे पास में ये जो कोरिलेशन का टॉपिक था यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये आपने सबने पढ़ा होगा थोड़ा सा, पढ़ रहे हो आप यस साथ सर. में। तो आप ये यस बताओ मेरे को कि सबसे पहले इसको अपन क्या मेजर भी कर सकते हैं? हम इसको मेजर करेंगे यहाँ पे बाय द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है ना। सर, दैट इज अल्टीमेटली कार्ल मतलब, पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. हाँ, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो आई एम गोइंग टू यस. शेयर यू सम स्लाइड्स। सर हमारी, एक्सक्यूज मी सर, सर हमारी कंप्यूटर मैम देविका चौधरी है. देविका चौधरी हमारी कंप्यूटर मैम है. हाँ वही होंगी। हाँ, वो व्हाट्सएप कल पे। पूछ रहे थे टाइम टेबल, शायद पता नहीं किसी ने सेंड किया उनको, ग्रुप में ही बोल रहे थे. ठीक है। सो राइट नाउ, am I audible? हेलो। हाँ जी सर, आप ऑडिबल हैं। यस सर. Yes, sir. So now you can see it is visible to you, to your screen. Yes. So let us see. देखिए, एक तो आप ये समझ पा रहे कि कोरिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ठीक है, दूसरी बात तो ये, जैसे मैंने आपको कोरिलेशन टॉपिक समझाया था यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव कोरिलेशन, कर्वीलिनियर कोरिलेशन क्या होता है, लीनियर कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, अल्टीमेटली मतलब कोरिलेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें, जहाँ पे ना कि मतलब कि दो वेरिएबल्स के बीच जो कोरिलेशन है वो कितना स्ट्रांग और वीक है हमारे पास में। क्लियर? यस सर. और इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में कंसेप्ट है यहाँ पे कोरिलेशन कोफिशिएंट का। तो जो यस सर. कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है, दैट इज डिफाइंड फॉर द टू डिफरेंट डेटा कैटेगरीज, one यस for सर. the like for the quantitative data and second for the एंड qualitative क्वालिटेटिव. data. Is it? So for यस the सर. quantitative data, just we can calculate the correlation coefficient by the concept of the Karl Pearson, who कार्ल gave पियर्सन. this Karl Pearson ने हमें जो बताया, वो बताया कि अपन एक तरह का जो फॉर्मूला यूज करके हमें कोफिशिएंट को निकाल लें, और उसको हम क्या करें, यहाँ पर हम उसके थ्रू उसकी रेंज को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे अपन। जैसे मैंने यस सर. आपको बताया था कि -1 से लेके +1 के बीच में यहाँ पर जो ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट, दैट विल एग्जिस्ट। ठीक है, -1 to +1, उसमें यस बीच सर. में जीरो भी आता है हमारे पास में। यस हम सर. कोफिशिएंट कह रहे हैं यहाँ पर, इसको अपन ने बोला स्टूडेंट यहाँ पे, दैट इज लाइक गिवन बाय द आर फॉर द सिंपल कोरिलेशन स्मॉल आर कोफिशिएंट, हाँ स्मॉल आर, एंड दैट इज डिनोटेड.
that is given by the Carl Pearson. If Yes. we take the rank correlation, rank Yes. correlation was given by the Spearman. सो Spearman. Yes. स्पीयरमैन ने हमें रैंक कोरिलेशन का एक कंसेप्ट दिया और उन्होंने बताया Rank कि correlation. हाँ जी, तो जब हमारे पास डेटा क्वालिटेटिव डेटा होते हैं यहाँ पर तो भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो ये दो तरह के हमारे पास में कंसेप्ट हैं यहाँ पर। तो अल्टीमेटली हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपने कोरिलेशन को समझने के लिए कि हाउ द टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड विद ईच अदर, मीन्स इन द स्ट्रॉन्ग वे और इन द वीकर वे। Yes, So sir. सबसे पहले if your correlation coefficient whatever you are going to just calculate means R or the rho, okay, means a simple correlation for the quantitative way, and second that means for the rank correlation. So Rank ultimately when you determine it, then its value should be lie in between -1 to +1. correlation. +1 मतलब होता है हमारे पास में that is called the Positive. perfect positive correlation. Yes, sir. And -1 is showing here the perfect negative correlation. Negative correlation. So what is perfect positive correlation? Means here where the two variables are changes in the same direction and in the same amount of like or just you can say in the same ratio. Okay. Yes, sir. तो अल्टीमेटली जब दोनों हमारे पास में इक्वली हमारे पास में वो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं हमारे पास में, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. Correlation. So ultimately you can imagine a line that is passing through origin in a graph paper, and that is exactly just at 45-degree angle from both x and y axis, and that means we can say these are the two variables x and y. Yes, sir. तो बिल्कुल बीच में जाएगा तो अल्टीमेटली क्या शो करेगा हमारे पास में कि द टू वेरिएबल्स आर मूविंग इक्वली. ओके, Equally. Yes. so that is called the perfect positive. And in the same way, if you understand what is perfect negative correlation, then it means its value is One is -1, yes, -1, sir. One and is decreasing. it's Yes. what about that? Its line. Can you tell me? यदि मैंने बोला परफेक्ट पॉजिटिव के लिए 45 डिग्री पे जाएगा मेरे पास में, ठीक है ना? All you are like very quite enough. You can understand quite enough here कि That 45 will डिग्री be पे below जाएगा. 45 degree. That will be below 45 degree. बिलो 45 डिग्री का मतलब तो नहीं होगा. इट इज तो नेगेटिव की तरफ माइनस जाएगा. 45 जीरो डिग्री बिलो है सर. जीरो. हाँ, बिलो माइनस 45 डिग्री मतलब अपन कैसे लेते हैं ग्राफ में, यहाँ पे हम पॉजिटिव 45 ऊपर लेंगे अपन यहाँ पर, तो माइनस 45 को नीचे लेंगे यहाँ पर. -45 क्लियर? वही कह रही थी. And that is the line that just Negative. comes down there. Okay, that is showing the Yes, sir. perfect negative correlation. Decreasing. इसके अलावा छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं. हाँ. जैसे मान लीजिए आपके पास आप स्टूडेंट्स, यदि आपके पास में आर की वैल्यू कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.75 से 1 की कैटेगरी में आती है, तो आप इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन. यदि Yes, आपके sir. पास में कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.25 से लेके और करीबन 0.75 तक आती है, देन यू विल से इट इज कॉल्ड द मॉडरेट कोरिलेशन. Hmm. And if it is above 0 and below here 0.25, then you will say it is a weak correlation, weak positive Weak. correlation. तो weak, moderate और अपन ने strong को बताया इस तरह से 0 से 0.25, 0.25 से लेकर 0.75 और 0.75 से लेकर 1 तक. In the Yes. same way, we can define this categorization for the negative values. ठीक है ना? Yes. -1 से लेके माइनस में 0.25 तक, फिर माइनस में 0.25 से माइनस में 0.75 और माइनस 0.75 से लेके -1 तक, है ना? और मैंने बोला 0 से लेके 0.25 नेगेटिव में. Yes, sir. Okay, so ultimately in this way you can just calculate. So कार्ल पियर्सन ने ये सब हमें बताया यहाँ पर. अब मैथ्स है तो आप इसके थोड़े से प्रॉब्लम को करिए, आप इसको निकालिए इसके, है ना, क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स यहाँ पर. अल्टीमेटली हमारे पास में ये कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पर, जैसे कि कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला है हमारे पास में, यहाँ पे मैंने इसको रो से लिखा हुआ है, बट इट कैन बी आल्सो गिवन बाय द आर. तो correlation coefficient between the two variable x and y, and that is given by the various like formulas. First of all, you can see there at the just the simple correlation coefficient formula is given by rxy is equal to n into sigma xi yi minus summation xi summation yi upon n into summation xi square minus this formula here. I think you Yes, can sir. understand this formula.
Yes, sir. So there are some different formulas you can see in your books, in your various books. You can see there some formulas you can see there, but ultimately you can just calculate. You can like derive these formulas from each other. So ultimately you can learn at least one or two formulas to solve the question. So this is a good one. ये एक अच्छा फॉर्मूला है हमारे पास में, ठीक है। तो आप इसको आप आराम से यूज़ कर सकते हो अपने प्रॉब्लम को निकालने के लिए, और इसको याद करना भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इट इज़ एन इंटू समेशन एक्स आई वाई आई माइनस, फिर दोनों समेशन आप तोड़ दो, समेशन एक्स आई इंटू समेशन वाई आई अंडर रूट ऑफ एन। अब जो आपने ऊपर वाला टर्म रखा था उसमें आप वाई को चेंज कर दो एक्स से, so it is Yes, sir. coming like n into summation xi summation n into summation xi into xi, it becomes xi square and minus And summation xi x का x two whole square. full square, then summation अंडर रूट में अगेन। अब आप क्या करो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसको y से चेंज कर दो तो आपको ये मिल जाएगा। याद हो जाएंगे Okay. फॉर्मूलाज? Yes, sir. हो जाएंगे. क्यों भाई अर्चना, याद हो जाएंगे फॉर्मूलाज? एक बार कैमरा ऑन करो आप लोग अपने स्टूडेंट्स सभी। So, can you tell me, are you comfortable or not all these kind of calculations? Yes, sir. क्यों दीपक, आप बढ़िया से कर लेते हो ना जी सर। कैलकुलेशन? क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप रिसर्च करते हो, देखिए मैं आपको बताऊं, व्हेन यू आर डूइंग रिसर्च, आप ऐसा तो नहीं अभी रिसर्च कर रहे हैं। अल्टीमेटली व्हेन यू जस्ट यू विल हैव द डिग्री ऑफ पीएचडी, देन अगेन Yes, यू sir. विल बिकम लाइक सम लाइक डिग्री, आप कहीं पे असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर बन जाएंगे यहाँ पर, तो आपको तभी भी करना पड़ेगा और आपको करवाना भी पड़ेगा। एंड द मेन पार्ट ऑफ दैट इज लाइक एनालिसिस पार्ट, है ना भाई स्टूडेंट्स? तो हाउ Yes, टू मेक अ रिसर्च पेपर, how to make a review paper, and ultimately a good research paper will be just can be made by your analysis part, is it? रिसर्च का मतलब ये नहीं होता है कि अपन कहीं से कुछ कॉपी कर ले उसको अपन पेस्ट कर दें, वो तो कहीं आपने बना भी लिया तो वो कहीं पब्लिश ही नहीं होगा। we should और जब analyze कुछ first और that. जब कोई पब्लिश नहीं हो तो उसकी वैल्यू क्या है बताओ? Yes, sir. अल्टीमेटली जस्ट आप जो भी काम कर रहे हैं उसको आपको अच्छी जगह पब्लिश भी करवाना है, कहीं हेल्थ में पब्लिश करवाओ, कहीं स्प्रिंजर में पब्लिश कराओ, आप उसको कहीं किसी अच्छे उसके और किसी जर्नल्स में पब्लिश कराइए। आजकल एससी आई है, तो उनका जब आप पब्लिश कराएंगे तभी आपकी उसकी वैल्यू बनती है पेपर की भी, ठीक है ना भाई स्टूडेंट्स? और आपको मालूम Yes, है sir. रिसर्च आप जब जिस भी सब्जेक्ट का कर रहे हैं यहाँ पर पर्टिकुलर, अल्टीमेटली यू हैव टू मेक कैलकुलेशंस, यू हैव टू गो फॉर द एनालिसिस पार्ट, एंड दैट कैन बी Yes. डन बाय द लाइक all the these concepts here, various tests, statistical tests, various softwares Tools. you have to use, you know, is it? Yes, sir. Pavitra, no, are you getting my point? Yes, sir. So I think all you should know here, अब ये हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर, just you have to apply the formula, you have to make practice for the different questions, not for the like your PhD coursework examination, as well as for the your analysis part. Okay, if your topic is decided, then you go to make like some papers, research papers as well as the रिव्यू पेपर, है ना? जितना जल्दी करोगे, अब तो आपको मालूम है ना, नए कंसेप्ट भी आ गए हमारे पास, एनईपी में नई चीज आ गई यहाँ पर, लेकिन आप उसको करिए तो आपको मतलब जब आप पढ़ते हैं यहाँ पे तो आपको अपने आप वो चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें यहाँ पे। इसके अलावा आपको जो भी तरह की हेल्प चाहिए जिस टीचर से चाहिए होती है वो आप लेना भी सीखिए। क्यों भाई दीपक, इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ जी सर। ना, तो मतलब आपको एवरी टीचर इज गोइंग टू हेल्प यू, बट लेकिन आपको वो आना चाहिए कि हाउ टू जस्ट take the helps from teachers or from the like other colleagues. So this is the formula, and just you have to use, you have to apply this formula to make your just you find the like correlation coefficients. So Yes, sir. look at here वन ऑफ द एग्जांपल। तो ये तो एक फॉर्मूला हो गया भाई यहाँ पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स? देखिए जो हमारे पास में नॉलेज होती है वो लिमिटेड नहीं है। आप में से शायद ये तो फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा, लेकिन आप ये भी जानते हो ऊपर वाले जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ई क्या है यहाँ पर? ई एक्स वाई, ई एक्स ई वाई अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर, एक्स वाई तो वेरिएबल है। व्हाट अबाउट द Yes, sir. ई? जानते हो अब ई क्या है यहाँ पर? एनीवन न्यू नो है? सर। नो, नो सर। कोई भी नहीं जानता ई क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स? Again, you can see some different formulas are also given, that like correlation coefficient rho xy is equal to covariance Yes, COV sir.
एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, देन दिस इक्वल टू ई। ई का मतलब क्या है? नोबडी नोज हियर। ई का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू, वैल्यू ऑपरेटर। एक्सपेक्टेड वैल्यू, यस सर। ठीक है ना। थोड़ा सा मैं डीप में जाऊं तो आपको, जैसे एक तो सिग्मा एक्स क्या है? सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज एक्स, सिग्मा वाई यस का सर। मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज वाई, म्यू का मतलब यस है सर। हमारे पास में मीन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड मीन ऑफ द वेरिएबल वाई है म्यू वाई। ई का मतलब होता है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब हम वैल्यू। स्टेट्स पढ़ते हैं यहाँ पर, तो स्टेट्स में हमारे पास में बहुत सारी चीजें आती हैं भाई यहाँ पे स्टूडेंट्स, लाइक द डिफरेंट कंसेप्ट। सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो कि वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है आपका, ठीक है ना। वेरिएबल का आप दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते हो यहाँ पर, कि एक होता है हमारे पास में लाइक आप बोलोगे यहाँ पे इसमें कंटिन्यूस वेरिएबल होता है, एक होता है रैंडम सिंपल डिस्क्रीट वेरिएबल। तो इन दोनों तरह के हमारे पास वेरिएबल के लिए, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इट्स अ पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, और ये मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज इंपॉर्टेंट। आप बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़े, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसमें। तो ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैन बी गिवन बाय द टर्म्स ऑफ लाइक लाइक हियर स्टूडेंट्स, हाँ दे दो। It is calculated by the just terms of like probability and the random variable. अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है? आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है प्रोबेबिलिटी के बारे में। यदि आप है ना, तो प्रोबेबिलिटी अपन निकाल सकते हैं, लेकिन राइट नाउ यदि हम इसकी बात करें तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कोई प्रॉब्लम हमारे पास में ऐसा भी आ जाए यहाँ पर स्टूडेंट्स, कि जिस प्रॉब्लम में आपको प्रोबेबिलिटी के टर्म में दे रखा हो, तो अल्टीमेटली यू शुड नो हियर। ओके, यस सर। तो ई का मतलब है हमारे पास में एक्सपेक्टेड वैल्यू। क्लियर? यस सर। और इसको अपन मतलब कि हम इसको दूसरे फॉर्मूला में डराइव करके तो निकाल ही सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो हम प्रोबेबिलिटी से भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। भाई हमें कोई चीज अच्छे से पढ़ना है तो अल्टीमेटली हमें सब कुछ पढ़ना होगा, तभी हम उसको निकाल पाएंगे। तो इसलिए कम से कम आपको थोड़ा बहुत तो आप इसको समझ सकते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है। आप जाइए, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए एक्सपेक्टेड वैल्यू को अपन कैसे निकालते हैं, और अपन यहाँ पर, नहीं तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ के फॉर्मूला से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर। Okay, so how to solve a problem students? Like see this one. Otherwise तो आपका काम तो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला से भी चल रहा है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, और यहाँ पर आपको उनके डेटा दे रखे हैं हमारे पास में एक्स और वाई के लिए। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जस्ट यू हैव टू फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, the correlation coefficient means just you can see it is defined, it is for the Carl Pearson। तो कार्ल पियर्सन का जो फॉर्मूला भी हमने ऊपर देखा, वही हमारे पास फॉर्मूला है इसमें। यहाँ पर यू आर गिवन दैट टू वेरिएबल एक्स एंड वाई। अब उसके आप बाद में आप सिंपल अपना कैलकुलेटर से आप एक्स स्क्वायर निकाल लो, वाई स्क्वायर निकाल लो, और एक्स वाई निकाल लो, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला में आपको इसको पुट करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है भाई। आई थिंक क्लियर है? हाँ जी सर। कुछ दिक्कत बोलो? What is meaning of n there? Total number of variables, total number of data. यस Okay, सर। how many data you are having? You count 10। x की टेबल में कितने हमारे पास डेटा आ रहे हैं बताइए, काउंट करके जरा। 10 आ रहे हैं भाई। यस सर, 10 आ रहे हैं। तो 10 आ रहे, तो n इक्वल टू 10, मतलब कि n इक्वल टू 10 फॉर दी x, 10 फॉर दी y। हमें 10 से मतलब है n हमारे पास 10 हो जाएगा, टोटल 10 डेटा है। अब इन फॉर्मूला में हमको x चाहिए, y चाहिए, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, वाई स्क्वायर कैलकुलेट करना है, और एक्स वाई कैलकुलेट करना है, और इसको पुट करके सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो ये अपने पास में आ जाएगा, और फिर जब ये आ जाएगा हमारे पास में इसमें यहाँ पर, तो आपके पास में इसका आंसर आ रहा है 1.4। आई थिंक यू कैन सी 1.4 नहीं 0.4। ओके, 0.4, इट इज कमिंग 0.4। so 0.4 means 0.14। so ultimately what kind of like conclusion you can give? यदि आर हमारे पास 0.14 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ? So it is positive and it is moderate one. What kind of this relation is? Strong or weak? स्ट्रॉन्ग। So It is module weak। 0.14 आ रहा है, तो 0.14 किसके नजदीक है? 1 के करीब है, या 1 से बहुत दूर है? So weak है ना, it is weak। Okay, it is weak correlation, and thus you can define it। Okay, so in this way, like you can just calculate the correlation coefficient between the
two variables. Now next is the Spearman's rank order correlation coefficient. Spearman rank order. So when you are given that some qualitative data, and how the two qualitative data are related with each other, you have to just calculate this concept. So you can use the part of Spearman's rank correlation coefficient. तो स्पीयर मैंने बताया कि जब दो क्वालिटेटिव डेटा के लिए अपन यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम उनको रैंक में कन्वर्ट करें और रैंक निकाल के अपन उसको यहाँ पे एक फॉर्मूला को यूज करते हुए उसको अपन कैलकुलेट कर लें यहाँ पर। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखिए अब स्टूडेंट्स हमारे पास में आगे, सो लुक एट हियर, sometimes there does not exist a marked linear relationship between the two random variables, but a monotonic relation if one increases or the other also increases or instead decreases. It is clearly noticed Pearson's correlation coefficient evolution in this case would give us the strength and the direction of the linear association between the variables of interest, and herein comes the advantage of the Spearman rank correlation method, which will instead give the strength and the direction of monotonic relation between the connected variables, and this can be a good like starting point for the further evolution. So mainly just this kind of relation, आपने कैसे बोला इसको, बट मोनोटॉनिक मतलब हम ये कह रहे हैं कि कोई मार्क लीनियर रिलेशनशिप हमारे पास में नहीं है वहां पर, बट a monotonic relationship means the change in the two variables can be observed, and notice Pearson's correlation coefficient in this case would give us the strength and the direction of the linear association only between the variables of interest. तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, इसमें अपन जो याद कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें हमारे पास में मेन बात है कि हमारे पास जब डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म है, यदि आपके पास जो डेटा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ठीक है भाई, तो वो डेटा आपके पास में यदि मतलब कि मान लीजिए वो आपके पास में डेटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में है तब तो आप लगा ही सकते हो, अदरवाइज यदि आपके क्वालिटेटिव फॉर्म में भी डेटा तो भी आप उसको कैलकुलेट करके कर सकते हो। ठीक है ना? जैसे कोई एग्जांपल आप देना चाहोगे मेरे को यहाँ पे? पढ़ा है आपने कभी ये रैंक कोरिलेशन का कंसेप्ट? कभी पढ़ा है आपने इससे पहले? Have you studied or not before this? सर इसमें हम मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हैं। सर जैसे अगर हम किसी की नॉलेज या उससे कर रहे हैं तो उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेड करके रैंक करके उस तरीके से कर सकते हैं। रैंक, हाँ बिल्कुल। अल्टीमेटली मतलब कि एवरी काइंड ऑफ डेटा कैन बी लाइक, जैसे अपन बात करें यहाँ पे कोई भी चीज को हम एनालिसिस करें, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कोई भी तरह का कंपटीशन चल रहा है, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन इसका यहाँ पर जो आपने पढ़ा होगा बुक्स में, लाइक हमारे पास में एक 3 जजेस का एक पैनल है यहाँ पर और एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा है यहाँ पर। तो जो जजेस का पैनल है वो क्या करेगा यहाँ पर, वो अपने डिसीजन देता है और उसके बाद में जो डिसीजन 2 जजेस के फेवर में आएंगे, जैसे होता है ना सुप्रीम कोर्ट में कोई बेंच बैठती है जजेस की, जस्टिस की, तो 5 जजेस की कोई बेंच है या 7 जजेस की बेंच है यहाँ पर, तो उसके बाद डिसीजन होता है पर कि ज्यादा जज जिसके फेवर में होंगे वही आपका डिसीजन माना जाएगा। तो अल्टीमेटली कोई भी क्वालिटेटिव डेटा हो, मान लीजिए आपने कहा, तो उस क्वालिटेटिव डेटा प्राइसेस को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, प्राइस ऑफ टी एंड कॉफी। यदि आप नेट पे जाओगे, आप बड़े ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे आप स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा ना कि एक बड़ा आपको एग्जांपल एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का मिल जाएगा यहाँ पे कि लाइक सपोज इन अ पैनल 3 जजेस आर देयर एंड द पार्टिसिपेंट्स आर जस्ट लाइक गेटिंग द पॉइंट्स, मतलब उनको किस बेसिस पे मार्क्स मिलते हैं यहाँ पर, वो जजेस उनको मार्क्स देते हैं। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल डेटा फॉर्म में हमारे पास में आपके लाइक हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है ना, किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं है। अल्टीमेटली जजेस विल मेक द डिसीजन। जैसे आप क्लास में होता है, क्लास में क्या होता है, जो बच्चे कॉपी करते हैं यहाँ पे, वो जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स आता है वही आप उसको आप सबसे ज्यादा क्या करते हैं यहाँ पर, आप उसको फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक और थर्ड रैंक आप डिसाइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो और उसी बेसिस पे आप उनकी इंटेलिजेंसी को भी आप डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर। तो इन द सेम वे कि अल्टीमेटली रैंक कोरिलेशन में भी आपको पहले क्या निकालना होगा, आपको पहले रैंक निकालना होगा, उसके बाद में अल्टीमेटली यू हैव टू यूज अ फॉर्मूला देयर। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू
this relation. Look at this one. ये मेरे पास एक फॉर्मूला है, जो किसका फॉर्मूला है यहाँ पे स्टूडेंट्स? इट इज अ फॉर्मूला फॉर द स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, Correlation. ठीक है ना? स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला है पे स्टूडेंट्स. इसमें एक टर्म नहीं आ रहा है अभी यहाँ पर. कभी कभी कोई डेटा हमारे पास में रिपीट कर जाए, मान लीजिए, ठीक है ना स्टूडेंट? यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी डेटा हमारे पास रिपीट कर जाए सीरीज एक्स में या सीरीज वाई में, मतलब दो वेरिएबल्स में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम उसका एक टर्म और कैलकुलेट करते हैं. बताता हूँ मैं आपको भी एक बार. तो पहले तो सबसे पहले हमारे पास ये फॉर्मूला है यहाँ पे स्टूडेंट्स. यहाँ पर डी का मतलब है कि सबसे पहले क्या काम करेंगे आप? यहाँ पर आपके जो डेटा होता है उस डेटा को आप कन्वर्ट करेंगे अपने रैंक्स में. क्लियर? Yes, sir. अब रैंक करने के बाद में जब आप दोनों डेटा के लिए, मान लो मैंने एक डेटा के लिए आर एक्स निकाल लिया, रैंक ऑफ डेटा एक्स, और एक डेटा के लिए मैंने वाई के लिए मैंने यहाँ पे रैंक आर वाई निकाल लिया. तो मैं यहाँ पे डी का मतलब क्या है? इट इज द डेविएशन, डिफरेंस बिटवीन द टू रैंक्स. तो मैं आर एक्स माइनस आर वाई करते जाऊंगा यहाँ पे, और मैं डी बनाते जाऊंगा इससे यहाँ पे. तो डी का मतलब है डिफरेंस इन द रैंक्स फॉर द ith टर्म. Yes, तो sir. इससे अपन डी निकाल लो, और फिर यहाँ पर एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा है. अब यदि मान लो कोई डेटा रिपीट करेगा तो उसके लिए थोड़ा सा फॉर्मूला और हमारे पास में मॉडिफाई हो जाएगा भाई. फिलहाल हमारे पास जैसे मान लो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, जस्ट यू आर गिवन दैट द टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ठीक है ना? यहाँ पर तो इन्होंने न्यूमेरिकल डेटा दे दिया. जब आप कोई क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर जिसमें न्यूमेरिकल डेटा नहीं हो, तो पहले आप उसका रैंक निकालेंगे और फिर आप उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, उसमें देखिए आप लोग स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एक्स की सीरीज है उसका आप रैंक निकालो. उसको नाम दे रखा है उन्होंने डी एक्स, और सीरीज वाई की रैंक निकाल रखी है उन्होंने डी वाई, है ना भाई? तो इसका मतलब कि हमारे पास में रैंक निकालने के दो मेथड्स हो सकते हैं हमारे पास में. जो सबसे बड़ा डेटा है उसको आप रैंक 1 दें, या जो सबसे स्मॉलेस्ट डेटा है सीरीज एक्स में उसको आप रैंक 1 दें. दोनों ही हमारे पास में वैलिड मेथड्स है यहाँ पर. तो जो हाईएस्ट डेटा है उसको अपन रैंक 1 कह सकते हैं, और जब से सबसे लोवेस्ट है उसको भी अपन रैंक 1 कह सकते हैं. ऐसे दोनों चल सकते हैं हमारे पास में. वैलिड है दोनों के लिए, मतलब लोअर के लिए और अपर के लिए भी. सर या तो हम असेंडिंग में लेंगे या डिसेंडिंग में लेंगे, बट हम सेम रैंक कैसे? इधर हमें से माइनस या प्लस में जब लेना हम बात पड़ेगा. करते हैं, हम इसकी एक एप्लीकेशन की बात करें तो हम ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं. हम मॉडलिंग जब करते हैं यहाँ पे और ऑप्टिमाइजेशन की बात करें यहाँ पे, मान लीजिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो तरह की चीजें इंपॉर्टेंट आती है. एक होता है प्रॉफिट और एक होता है कॉस्ट. क्यों दीपक? वन इज कॉल्ड द प्रॉफिट एंड सेकंड इज द कॉस्ट. किसी भी फर्म के लिए प्रॉफिट का फंक्शन क्या होता है? इट इज टू मैक्सिमाइज. और किसी भी फर्म के लिए कॉस्टिंग का, जैसे मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कॉस्टिंग क्या होनी चाहिए यहाँ पर? मिनिमाइज. अल्टीमेटली व्हेन योर कॉस्टिंग्स आर मिनिमाइज मिनिमम, देन यू कैन जस्ट मेक द प्रॉफिट एज मच एज पॉसिबल, है ना? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे आपका कॉस्ट को हमेशा आप मिनिमाइज करके आप और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. तो इन द सेम वे हमारे पास जो रैंक का कंसेप्ट है वो भी हमारे पास दोनों चीज के लिए वैलिड होता है, यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए भी, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या कर रखा है जरा देखते हैं अपन. यहाँ पर मैंने, तो अल्टीमेटली मेरे पास जो सबसे बड़ा डेटा है यहाँ पर, मैं देखूँ जरा एक्स की सीरीज में, वो है मेरे पास में सबसे बड़ा डेटा कौन सा है इसमें? यहाँ पे 33.8. हाँ जी सर. तो 33.8 को हमने 1 रैंक दे दिया भाई यहाँ पे, ठीक है ना? 1 दिया है यहाँ पे या नहीं दिया है? सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है बताओ? आई थिंक 7. स्मॉलेस्ट 4.9. 4.9, दैट इज लास्ट डेटा ना? हाँ जी सर. तो आप देखो बॉटम पे मेरे पास में जो रैंक आ रही है यहाँ पे मेरे पास में डीएक्स में, यहाँ पे उसको मैंने 1 का रखा है भाई, ठीक है दीपक? 4.5 को अपन ने 4.9 को अपन ने 1 का रखा है रैंक. 4.9 से जस्ट ऊपर कौन सा डेटा है हमारे पास में? 7.2. 7.2 is assigned to second rank. Then it is 14.4 is then 3. After this here 14.4, 14, that is 3. assigned with 3. 3. After 15.9 is 4. that's 15.9. Then 5 is 27.5 and 6 is the 33.8. Bilkul. So in this way, the smallest 7 is data 38. at the rank 1, and then just we are going in the increasing order. In the same way, for the series Y, which is the smallest data? Smallest is 32.
32 1 32 मतलब फोर्थ डेटा आ रहा है, तो फोर्थ पे आप देखो अपने रैंक 1 कर रखा है, आप dx dy में देखो फोर्थ डेटा को मैंने रैंक 1 कर रखा है ना। 32 के बाद कौन सा है नेक्स्ट? 37 then 44 देखिए नेक्स्ट डेटा 1 के बाद सेकंड रैंक आ गया ना। In this way, yes you sir can just make you can assign the ranks. Next, आपको D निकालना है। D का मतलब होता है the difference between their ranks. So 3 minus 4 is difference minus 4. between two ranks हाँ जी, बिल्कुल। 2 minus 6 is minus 4 and then 5 minus 3 equal to 2. So I think clear to everyone? हाँ Yes, जी sir. सर ठीक है ना। आप लोग शायद कोई भी स्टूडेंट मैथ से नहीं है यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स से भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा मुश्किल तो नहीं आ रही हुई आई थिंक। No, no, sir. नहीं सर इजीली कैलकुलेट है ना, कैलकुलेशन पॉसिबल है, आपको समझना है। और यदि हम चाहें तो जो बहुत मुश्किल कैलकुलेशंस हो सकती है हमारे पास में, कोई भी चीज़ जो टफ टास्क हो, कोई स्टैटिस्टिकल सीखना चाहे, कोई प्रोग्रामिंग सीखना चाहे, तो हमारा में सीख सकते हैं, बस इसके लिए भी थोड़ा सा उसको टाइम देना होगा हमें ना। तो आप डी ले लो आप स्टूडेंट्स, फिर आपने डी स्क्वायर ले लिया, आपने डी स्क्वायर भी ले लिया, और जब डी स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया आपने यहाँ पर, तो आपको अपने इस फॉर्मूला में पुट करना है भाई यहाँ पे। लुक एट दिस वन है, तो डी स्क्वायर का समीशन निकालना 96 आ रहा है, और फिर ये फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पर आ जाएगा, इट इज रो इक्वल टू 1 minus 6 then 96 upon 7 into 7 square minus 1, and then you can calculate it. 0.74 It is with minus sign, so ultimately this is a negative correlation. And it is sorry coming here, it negative is correlation 0.714. So what about do you think here it is weaker or the stronger or the moderate? Strong negative. कौन सा तो माना? वीकर। अगर हम सिर्फ नेगेटिव पे बात करें तो सर ये मतलब स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन होगा। क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है हमारे पास में, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है ना भाई, जितना नंबर छोटा होगा उतना ही आपके पास में वो जाएगा ना। हम नेगेटिव सेंस में इसको सोच रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास में नेगेटिव सेंस में क्या हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग है, जितना नेगेटिव होगा हमारे पास में लाइक उसी को हम स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं। ठीक है, ये मतलब है हमारे पास में। तो इन दिस वे यू कैन जस्ट कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अब यदि मान लो उसमें कोई डेटा हमारे पास में रिपीट कर जाता है, तो अपन इसको निकालने के लिए एक और मेथड यूज करते हैं अपन। यहाँ पे मतलब एक टर्म और आ जाएगा हमारे पास ऊपर, यहाँ पर समेशन डी आई। एक क्वेश्चन सर, फॉर एग्जांपल हमारा डाटा रिपीट होता है, जैसे हमने रैंकिंग 1 2 3 तो कर दी, बट फॉर एग्जांपल ये डाटा DXY में 33.8 ट्वाइस या थ्राइस टाइम में रिपीट हुआ है, और Y में भी 32 ट्वाइस एंड थ्राइस टाइम रिपीट हुआ है, तो इसको हम रैंक कैसे करेंगे सेम 1 2 3 में? बता दो मैं, आई विल एक्सप्लेन यू टुमारो। ठीक है ना, दिस पॉइंट अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एक थोड़ा सा इसका मेथड हम यूज करेंगे आप स्टूडेंट्स, और हम ये करेंगे यहाँ पर कि जैसे मान लो आपने कहा कि हमारे पास कोई भी सीरीज में डेटा रिपीट हो जाए, मान लो एक्स में कर जाए या वाई में कर जाए, तो बिल्कुल कर जाएगा। उसके लिए यहाँ पर हम उसको पर्टिकुलर एक तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कल, कि बताऊंगा कैसे इसको आप रैंक असाइन करो। ठीक है ना, कितनी बार रिपीट कर रहा है, जैसे मान लो कोई डेटा के बाद 3 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 बार रिपीट करे तो अपन उसकी पोजीशंस का मीन लेंगे। जैसे मान लो, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, इसी में समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो आपने कहा कि सबसे जो डेटा था हमारे पास, स्मॉलेस्ट डेटा कौन सा था यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्स की सीरीज में? 4.9। ठीक है, मान लो 4.9 ऐसा करें अपन 3 बार रिपीट करवा देते हैं। ठीक है दीपक, तो यदि 4.9 इज रिपीटिंग 3 टाइम्स हियर, तो आपके पास में कौन सी रैंक पे आएगा? ये 1 2 3 पे आना चाहिए। हाँ जी, तो 1 2 3 का आप एवरेज कर लो। ठीक है, 1 2 3 रैंक का एवरेज कर लो। एवरेज कैसे करेंगे अपन? 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3 क्यों किया मैंने? Divided by 3. पास में यहाँ पर क्या हुआ कि 2 आ जाएगा सर। 3 डेटा थे ना, इसलिए 3 बार रिपीट करो, 3 का डिवाइड करेंगे, 2 बार रिपीट करें, 2 का डिवाइड कर देंगे। इफ इट इज रिपीटिंग 3 4 टाइम्स देन यू हैव टू डिवाइड बाय 4। तो इसका मतलब कितना आ गया? 1 + 2 + 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 6/3 डिवाइडेड इक्वल्स टू 2। आप क्या करोगे? एवरेज विल बी 2 दोगे भाई। ठीक है ना, जितने भी 4.9 थे उन सबका आप रैंक 2 दोगे। 2 2 एंड 2 क्लियर आई थिंक। अब ओके सर, अब 4.9 के बाद कौन सा डेटा है? मान लो अपने पास में यहाँ पे 7.2 था। 7.2 तो 7.2 को आप कौन सा डेटा दोगे यहाँ पे? कौन सा रैंक दोगे यहाँ पे? फोर्थ, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पर,
आपने इससे पहले जो 4.9 डेटा था उसको तो आपने ऑलरेडी साइन कर रखा है, तीनों का साइन कर रखा है आपने। तीनों का आपने कैसे साइन कर दिया? एवरेज लेके 2, 2 एंड 2 से। अब जो नेक्स्ट डेटा आएगा वो 7.2 था, तो 7.2 कौन सी पोजीशन पे आना चाहिए वैसे अपन देखें तो? 4th नंबर पे तो आएगा हमारे पास में, क्योंकि 3 का हमारे पास में नहीं सर, फोर जो हमने 1 + 2 + 3 किया और ये 4.9 को मतलब 1 2 3 बार रिपीट हुआ तो वो 6 हो गया एवरेज, मतलब 6/2 6/3 सॉरी, तो उसको डिवाइड 6/3 करके 6/3 2 मतलब आया, 2 हो गए। हाँ 2 हो गया, तो सर 4.9 विल बी तो 2 ना, रैंकिंग 2। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 4 जितने भी 4.9 आएंगे उन सबको आपको रैंक देंगे 2। क्लियर? 2 तो सर 2 2 2 7.2 विल बी 3। 7.2 विल नॉट बी 3, इट इज नंबर 4। ये यूं सोचो आप, जैसे ऐसे मान लो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो एक ओलंपिक गेम चल रहे हैं, ठीक है ना भाई? ओलंपिक गेम में मान लो पहला, दूसरा और तीसरे किसी, जैसे मतलब कि गोल्ड मेडल के लिए और ब्रॉन्ज के लिए और सिल्वर के लिए टाई हो गया, ठीक है दीपक? तो क्या कर रहे हैं हाँ अपने जी यहाँ पे? सर। तो मान लो 3 ही पोजीशन होती है, मान लो हम सबको नंबर दे रहे हैं यहाँ पर, तो तीनों का जो हमने एवरेज ले लिया वो आगे 2 आ गया, मतलब कि ठीक है ना? तो हमने तीनों को 2 2 2 का क्या दे दिया? रैंक दे दिया। क्लियर? अब जो हमारे पास में नेक्स्ट था भाई, गोल्ड, सिल्वर और आपके पास में ब्रॉन्ज के लिए हमने सबको 2 2 दे दिया। अब जो आ गया हमारे पास में नेक्स्ट डेटा, वो कौन सा था बताओ? कौन सी पोजीशन का था? 4th का ही तो था। Yes. ओके ओके सर। आई थिंक यू आर ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। भाई पहले Yes. तीन हाँ जी हमने अलग सर। कर दिए, फर्स्ट 3 तो हमने अलग कर दिए। मान लो पहले 4 के हमारे पास में सपोज करो 4.9 इज रिपीटिंग 4 टाइम्स, Yes, ठीक है sir. ना? तो अपन 4 टाइम रिपीट कर रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि मान लो हमारे पास 4 बार रिपीट करें तो उसका अपन 1 + 2 + 3 + 4 3 डिवाइडेड plus बाय 4. 4 कर देंगे अपन। क्लियर? Yes, sir. अब जो नेक्स्ट डेटा आएगा हमारे पास में, अल्टीमेटली उसका कौन सा रैंक दोगे यहाँ पे? 5वां। 5। फिर नेक्स्ट इज 6th, ठीक है? दैट इज द वे टू गिव द सर रैंक्स। अगर 6 बार आएगा तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे? बिल्कुल। हाँ ठीक है। Okay, so हाँ in this way you can just assign the ranks and then you can calculate. Okay, sir. Okay, ओके सर। so ओके। that is called the correlation. अब आता है हमारे पास में रिग्रेशन। आपके सिलेबस में है क्या? एक बार देखते हैं, अदरवाइज मैं आपको है रिग्रेशन सर। बताऊंगा। है रिग्रेशन? हाँ जी सर है। रिग्रेशन इज समवॉट लाइक, थोड़ा सा मैथमेटिकल भी, मैं आपको कल समझाऊंगा इसको, और फिर मैं आऊंगा आपके सैम्पलिंग पे थोड़ा सा, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे। पढ़ा आपने सैम्पलिंग वगैरह? ओके। रिसर्च में पढ़ा होगा ना आपने? हाँ जी सर। हु इज टीचिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी पार्ट? शाहनवाज सर? हाँ जी सर। Yes, sir. शाहनवाज सर। तो आपने वो पढ़ा होगा कि इसमें सैम्पलिंग पढ़ा होगा आपने, उसके बाद में हाइपोथेसिस ये टेस्ट हाइपोथेसिस, यस हाँ सर। जी, हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और ये सारा। हाँ जी, तो जब आप रिसर्च करते हो और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाइपोथेसिस आप बनाओगे नल और ऑल्टरनेटिव के फॉर्म में, फिर उसका ऑल्टरनेटिव। तो मेरा एक ही क्वेश्चन आपसे कल के लिए है कि व्हाई जस्ट डू यू मेक हियर द हाइपोथेसिस? Is it compulsory to like for any research paper, for any like research work, just the hypothesis is to be assumed? Sir, for experimental, it is necessary because the result may be in the lower side also, or the result may be on the positive side also. So we have to make a probability like कि हाँ, it can be this or it can be that. So Okay, without before like that, listen me, in the so many different subjects like physics, like chemistry, there are so many experimental works are there, okay, but they are not taking, but they are not assuming the hypothesis. इट इज नॉट नेसेसरी okay. कि आप हाइपोथेसिस माने यहाँ पर। तो मेरा क्वेश्चन यही से है आपसे छोटा सा पूछने का, कि आप मुझे बताना कल सोच के कि हाइपोथेसिस क्यों मानना चाहिए अपने को, ठीक है? ओके Okay, sir. स्टूडेंट्स, सो वी आर लीविंग, आई एम लीविंग यू, ओके? ओके Okay, स्टूडेंट्स। sir. Okay, thanks.